पिछले वाले ई लेक्चर में हम लोगों ने प्रोफेसर रमेश दत्त के आर्थिक विचारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने रमेश दत्त के जीवन परिचय और निर्धनता संबंधी विचारों का अध्ययन किया था। अब हम प्रोफेसर दत्त द्वारा भारत में अकाल संबंधी दिए गए विचारों का चर्चा करेंगे। दत्त के अनुसार यह एक ऐसा तथ्य है जिसने जनता के मन मस्तिष्क को उद्वेलित कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्येक भाग में प्रगति व समृद्धि हो रही है, वहीं अकेले भारत में गरीबी व त्रसदी की स्थिति है। अकाल यहाँ बराबर आते हैं। 19वीं सदी के अंतिम भाग में यहाँ बराबर अकाल आए। ये भीषण अकाल अत्यधिक जनहानि का कारण बने। इसे हम इस तरह से बता सकते हैं कि वर्ष जैसे 1876-78 में जो भारत में भीषण अकाल से प्रभावित होने वाले क्षेत्र थे वो थे बम्बई, हैदराबाद, मद्रास, उत्तर प्रदेश व मैसूर। इसके अंतर्गत लगभग 1 करोड़ से अधिक मनुष्य की मृत्यु। 1891 में फिर अकाल आए। मद्रास, बम्बई, दक्षिणी प्रांत, बंगाल, अजमेर और मारवाड़, इसमें 16 लाख मनुष्य की मृत्यु। और 1899, 1900 समस्त उत्तरी भारत, मद्रास, ओडिशा, 125 करोड़, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास मनुष्य की मृत्यु। इस तरह से हम देखते हैं कि उस समय अकाल की भीषणता का अनुमान इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। दत्त ने बताया कि अकाल भारत की स्थायी गरीबी का परिणाम है। दत्त ने बताया कि भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन इन अकाल के वर्षों में बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। ऐसा नहीं है, वस्तुतः जिस क्षेत्र की आय समाप्त हो गई है वे साधन के अभाव में दूसरे पड़ोस के क्षेत्र से अन्न खरीदने में असमर्थ रहे हैं, जो कि उनकी गरीबी का परिणाम है। वर्षा की विफलता तो किसी एक क्षेत्र की फसल को नष्ट कर दे, यह तो गरीबी है जिसके कारण बार बार अकाल आते। दत्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत के अकाल न तो मालथस के जनसंख्या के नियम का परिणाम है और ना ही भारतीयों की आलसी होने का। यह तो परिणाम है भारत की दयनीय आर्थिक स्थिति का। दुनिया का कोई भी देश जिसकी स्थिति भारत जैसी है, चाहे वर्षा वहाँ के नागरिक साहसी हो या भूमि उपजाऊ, बार बार अकाल व भुखमरी से त्रस्त होगा ही। जिस देश के उद्योग नष्ट कर दिए गए हों, कृषि के ऊपर भारी कर हों, देश की आय का 1/3 भाग बाहर चला जाए, वह निश्चित रूप से स्थायी दरिद्रता व अकाल से ग्रसित ही रहेगा। आर्थिक नियम तो एशिया व यूरोप दोनों के लिए एक समान थे। यदि भारत गरीब है तो स्वयं के आर्थिक कारणों से इन परिस्थितियों में भारत के समृद्धशाली होने की बात करना एक आर्थिक आश्चर्य होगा और विज्ञान आश्चर्य को नहीं मानता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में जो अकाल पड़े उसके बारे में आज दत्त ने अपने इस विचारों को साझा किया। ठीक है, देख अब हम प्रोफेसर दत्त द्वारा निकासी के ऊपर दिए गए विचारों को बात करते हैं। प्रोफेसर दत्त ने बताया कि भारत में भीषण निर्धनता व बार बार पड़ने वाले अकालों के लिए भारत से आर्थिक निकासी बहुत उत्तरदायी। दत्त ने स्पष्ट रूप से बताया कि भारत की आय का आधा भाग ब्रिटेन चला जाता है, जिसके कभी भी व किसी भी रूप में लौटने की उम्मीद नहीं है। भारत के प्राकृतिक संसाधन भी किसी दूसरे देश के लिए ही हैं और दूसरे देश को ही संपन्न बना रहे हैं। दत्त ने स्पष्ट कहा कि दुनिया का समृद्धतम देश निष्ठापूर्ण तरीके से वसूली कर रहा है। उन्होंने कहा, देश के साधनों की सीमा से बढ़कर इतनी बड़ी आर्थिक निकासी दुनिया के किसी भी समृद्धतम देश को गरीब बना सकती है। इसी ने भारत को विश्व इतिहास में अभूतपूर्व व निंदनीय रूप में निरंतर व व्यापक रूप से पड़ने वाले भीषण अकालों का देश बना दिया। प्रोफेसर दत्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि निकासी का सबसे प्रमुख स्रोत सार्वजनिक आय का
मुख्य भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता है। लगान उस जनसमूह से संबंध है जो कि स्वयं दरिद्रता व बार बार आने वाले अकाल से ग्रस्त है। एक गरीब किसान जिसकी फसल अकाल में नष्ट हो चुकी हो और वह लगान से कैसे चुकाएगा, जो कि अनिवार्य था। ऐसी स्थिति में उसकी भूख से मौत नहीं होगी तो और क्या होगा। दत्त ने स्पष्ट किया कि अकाल के समय भी लगान की दर कम नहीं होती है। यह लगान के प्राप्त आय व गृह प्रभार पर होने वाले व्यय के बराबर है, जो कि निकासी का स्पष्ट स्रोत था। दत्त ने सैन्य व्यय, सार्वजनिक ऋण, गृह प्रभार, विदेशी व्यापार, पौंड रूप पर विनिमय दर, ब्रिटिश नागरिकों को भारत में रोजगार, भूमि पर कर भार आदि को निकासी का स्रोत माना। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रोफेसर दत्त ने निकासी के बारे में अपने विचार रखे, जो कि निकासी को भारत की आय का एक बहुत बड़ा कारण बना जो विदेशों में जा रही थी, और इस निकासी के कारण ही भारत में बार बार अकाल पड़ रहा था, जो कि यहाँ की आर्थिक स्थिति के दयनीय होने का प्रमुख आधार था। ठीक है, थैंक यू।